नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो आपने देखा होगा। इसमें प्रधानमंत्री फ्री की योजनाओं को विकृति बताते हैं और साथ ही कहते हैं कि ऐसा करने वाले टैक्स पेयर का पैसा उड़ा रहे हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री ने फ्री की योजनाओं को रेवड़ी कल्चर करार दिया और मौका देखते ही अरविंद केजरीवाल एक जनसभा में रेवड़ी लेकर पहुंच गए। सच का रेवड़ी। आखिर जो जनहित की योजनाएं हैं वो रेवड़ी है या जनता का हक, ये जानने के लिए हम आज बात कर रहे हैं अर्थशास्त्री और दिल्ली आईआईटी की प्रोफेसर रितिका खेरा से। हाल ही में राजकमल प्रकाशन से रितिका खेरा की बुक रेवड़ी या हक, सामाजिक सुरक्षा पर एक नज़रिया प्रकाशित हुई है। मैम, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। थैंक यू। किताब पे बात करें क्योंकि काफ़ी विस्तृत किताब है, अलग अलग मुद्दों पे बात की गई है। जब आपने प्रधानमंत्री का ये बयान सुना कि वो मुफ्त की योजनाओं को रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने वाला कह रहे हैं, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल सच में रेवड़ी लेकर पहुंच गए एक जनसभा में, तो आपको क्या लगा? क्योंकि आप लिखती हैं कि रेवड़ी कहकर विरोध करना वास्तव में संविधान विरोधी है। जी, तो किताब के आखिर में मैंने जो संविधान के आर्टिकल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में भी लिखा है। और ये जो अटैक है रेवड़ी कहकर उनको उस पर सवाल उठाना, ये एक्चुअली नई बात नहीं है। हिंदी में इसका शब्द अब आया है रेवड़ी के नाम से, लेकिन अंग्रेज़ी मीडिया में और अंग्रेज़ी पब्लिक डिबेट्स में इसे कई सालों से, 20 सालों से कम, जब से मैं इन मुद्दों पे काम कर रही हूँ, तब से इनको डोल्स, फ्रीबीज, हैंडआउट्स इस तरह से खारिज कर दिया जाता है। तो हम लोग ये इस तरह के सवाल काफ़ी समय से उठा रहे हैं, क्योंकि जिन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पे हम काम करते आ रहे हैं, जिसके बारे में ये एक्चुअली किताब है, वास्तव में वो किताब सरकारी योजनाओं के बारे में है जो लोगों को जीवन में जन्म से लेके एक हद तक मृत्यु तक समर्थन देने की कोशिश कर रही हैं, ताकि अगर उनके ऊपर कोई आपत्ति आए तो वो उसको झेल सकें। तो हम लोग बहुत समय से लोगों को एक दूसरा हमारा नज़रिया जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी समाज में सरकार की ये जिम्मेदारी है, और हमारे तो संविधान में ही लिखा है कि सरकार की ये जिम्मेदारी हैं जो इनको निभानी होगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स भी शामिल हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण और स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्कूली व्यवस्था में न सिर्फ पढ़ाई लेकिन मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं भी। तो हम इस किताब में एक अटेम्प्ट है, एक कोशिश की है कि लोग इन योजनाओं को एक हमदर्दी की नज़रिए से देखें, ये समझें कि लोगों के लिए ये क्या कर रही हैं, इनमें इसको क्रियान्वयन में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, और कहाँ ये इसको ठीक भी चलाया जा रहा है, किन राज्यों में ठीक रूप से चलाया जा रहा है, और जब ये ठीक चलती है तो लोगों का इनसे कितना फ़ायदा होता है। आपने कहा कि ये लगभग 20 सालों से ये अंग्रेजी की दुनिया में चल रहा है खारिज करने की। आप हमें बताएंगे कि परंपरा या ये वर्ड कब आया, मतलब पहली बार कब आप लोगों की डिक्शनरी में आया, आपकी पढ़ने में आया? वो क्या इंसिडेंट था, क्या योजना थी किसी सरकार की? हाँ, तो मतलब अभी की बात छोड़ देते हैं। ये एक्चुअली बहुत पुराना एक तरह से आइडियोलॉजिकल डिबेट है कि सरकार की कितनी भूमिका होनी चाहिए, किन दायरों में सरकार को सक्रिय होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में इस तरह की बातें होती हैं। तो जैसे रोनाल्ड रेगन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके समय में वहाँ पे कहा गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन महिलाएं हैं उनको वेलफेयर क्वीन के नाम से कहकर एक डेरोगेटरी टर्म उनके लिए यूज़ किया गया। हालांकि
में उसमें तथ्य बहुत कम थे, लेकिन वो उसका प्रचलन बहुत बढ़ गया। उसी तरह यहाँ पे भी, जैसे मैं तो 20-25 साल से ही इन योजनाओं पे काम कर रही हूँ, उससे पहले भी शायद इस तरह का रहा होगा, लेकिन मेरे लिए एक्चुअली अभी ये जब हिंदी में आ गया है तो आई थिंक नया एक तरह से मोड़ है, क्योंकि पहले हिंदी में फ्रीबीज के लिए कोई शब्द यूज़ नहीं हुआ करता था। एक दो बार मैं कहूँगी कि मुझे बहुत चुभा जब लोग एक ही चीज़ को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। तो जैसे मातृत्व लाभ की अगर हम बात करें, जो पहला चैप्टर जिस पे पहला चैप्टर है, कि मेरे जैसी महिलाएं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करती है, संगठित क्षेत्र में हैं, हमारी अगर हम प्रेग्नेंट हों, गर्भवती हों, तो मुझे हक है कि मैं 6 महीने का अवकाश, 26 हफ्तों का अवकाश लूं और मुझे पूरी सैलरी मिलेगी। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनके लिए 2013 तक कोई प्रावधान नहीं था। 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून पास हुआ तो उन महिलाओं के लिए 6,000 रुपए का प्रावधान बंधा। अब वो जब हुआ, उसको जब क्रियान्वित किया गया 2017 में, तब प्रोग्रेसिव मीडिया के भी कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की कि गर्भवती महिलाओं को पैसा दोगे 6,000 रुपए तो क्या वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगी? हाँ, आपने लिखा भी है। तो मुझे लगा कि जब मेरे जैसी महिलाओं को 6 महीने की तनख्वाह मिल रही है, तब तो किसी ने ये आपत्ति नहीं जताई। तो जब उनको मिल रही है और हमारे में अगर इतने ज़्यादा पैसा होने से भी हम ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहे, तो आप क्यों ऐसे समझते हैं कि वो महिलाएं किसी भी अलग तरीके से बिहेव करेंगे? और सिर्फ उनको 6,000 मिल रहा था। जी, एक तो वो भी बहुत है। जो सबसे कमज़ोर है, जिसको सबसे ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत है, उसे केवल 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 2013 में 6,000 का फिर भी अलग मायने थे, आज तक उसको बढ़ाया भी नहीं गया। तो मेरे ख्याल से ये जो दो भारत जिससे बहुत गालियां पड़ती हैं, ये आई थिंक लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। और शायद आप अपने किताब में उसी तबके के लिए जो ये सवाल उठाता है कि वो महिलाएं जो असंगठित क्षेत्र में हैं, उनको 6,000 रुपये दिया जाता है तो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगी, आप शायद उन्हीं के लिए लिखती हैं कि भारत में जिस माहौल में वेलफेयर स्टेट पर बहस होती है वह काफ़ी चौंकाने वाला है। प्रभावशाली अभिजात वर्ग में सहानुभूति की कमी है। ऐसा है क्या ये कि जो बड़ा तबका है, जो थोड़ा अमीर तबका है, उसको वो इमोशन नहीं है या वो सहानुभूति नहीं है? हाँ, मुझे कभी कभी इस तरह की जब बात होती है तब मेरे मन में ज़रूर यह सवाल उठता है। और मेरा एक इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जो अभिजात वर्ग है उसको बाकी वर्ग दिख ही नहीं रहे। क्योंकि जब जैसे कोविड में आप देखो, जब लॉकडाउन हुआ और सबकी दुर्दशा सबके सामने आने लगी, मीडिया ने खूब इसको दिखाया, तब लोगों का मन थोड़ा बदलने भी लगा। तब ऐसे लगा कि हाँ, शायद उनको अब समझ आ रही है कि बाकी के लोग कैसे जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो जानकारी का अभाव है, उससे भी वो सहानुभूति या जो भी कह लें सॉलिडारिटी नहीं उभर पाती, और फिर वो यही समझते हैं कि बाकी लोग निकम्मे हैं और रेवड़ी पे जीकर मुफ्त की उसमें जीना चाहते हैं। बहुत लोग मेरे जानकार जो प्रोग्रेसिव अपने आप को मानते हैं, वो भी इस तरह की बातें कभी कह देते हैं। तो आपने कहा ना प्रोग्रेसिव, तो अभी दिल्ली का चुनाव चल रहा था और मैं एक मयूर विहार के इलाके में रिपोर्टिंग कर रहा था। तो वहाँ एक ब्यूरोक्रेट्स लोगों का एक अपार्टमेंट है, वहाँ मैं गया था और एक पार्टी के एक उम्मीदवार थे। तो उनसे वहाँ पे जो सवाल पूछे जा रहे थे, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे अगर वो जीतते हैं। तो वहाँ सवाल पूछे जा रहे थे कि हम टैक्स देते हैं, हमें क्या मिलता है, आपने हमें क्या दिया? हमारे घर के अपार्टमेंट के सामने ई रिक्शा चल रहे हैं, ठेले लगे हुए हैं, हमारे बच्चे सड़क क्रॉस नहीं कर पाते। शायद अरविंद केजरीवाल को यह एहसास होगा कि मिडिल क्लास, कोट एंड कोट मिडिल क्लास उनसे नाराज़ है, और चुनाव के बीचों बीच उन्होंने डिमांड कर दी कि इनके लिए, मिडिल क्लास के लिए एक अलग बजट हो। और भारत सरकार ने भी जब बजट आया तो टैक्स स्लैब बढ़ा दिया। तो आपको क्या लगता है ये जो मिडिल क्लास है वो सच में, बार बार जब भी आता है ना बजट तो लोग कहते हैं मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, तो ये सच में असहाय है
या असहाय होने का भ्रम दिखाता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा, हम पैसे ही दे दे के कर रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक एक हिस्से में इन मुद्दों पे भी थोड़ी सी बात है किताब में। तो पहला तो मैं ये कहूँगी कि मिडिल क्लास कौन है, इस पे ही बहुत बड़ा सवाल है। सभी अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं। एक उदाहरण ये है कि कोविड के दौरान अलवर में मैं गई तो वहाँ पे एक छोटे से किसान जो पहले प्राइवेट स्कूल भी चलाया करते थे, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से मिडिल क्लास का बहुत नुकसान हुआ। तो मैंने उनको पूछा मिडिल क्लास क्या है, तो उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास का व्यक्ति वो है जो दिन में कमाएगा तो रात को रोटी के साथ सब्जी खा पाएगा, वरना रूखी रोटी खाएगा जी। दूसरी ओर यहाँ दिल्ली में एक मेरे साथ काम करती हैं, उन्होंने एक दिन कह दिया कि उनकी डॉटर जिस स्कूल में पढ़ती है, बेटी जहाँ पढ़ती है, वो बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे 2 लाख रुपए प्रति वर्ष उनकी फीस है। वो उसको गाड़ी में ड्राइवर के साथ लेने जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जब उस स्कूल से अपने बच्चे को लेने जाते हैं तो वहाँ हमें BMW, मर्सिडीज़ ये सब दिखते हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि एक व्यक्ति जिसके पास गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है और भी घर में मदद करने वाले लोग हैं, वो भी अपने आप को मिडिल क्लास समझ रही हैं। और जो किसानी करता है और अपना स्कूल चला के गुजारा कर रहा था, जो स्कूल बंद हो गया, वो ये कह रहा है कि रोटी के साथ सब्जी मिल जाए तो आप मिडिल क्लास हो गए। तो आई थिंक ये भ्रम भी लोगों में है कि सभी अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं और फिर हमेशा अपनी तुलना बिल्कुल अमीर लोगों के साथ करते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद वो मिडिल क्लास हैं। तो एक तो ये है कि थोड़ा हम समझें कि हम कहाँ हैं इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इस देश में। दूसरा ये है कि मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है। तो आई थिंक अगेन इसमें ये भी थोड़ा सा एक ब्लाइंड स्पॉट है। उदाहरण के लिए वो भी शायद किताब में है कि शहरी क्षेत्रों में सीवर लाइन से जुड़ा हुआ टॉयलेट 1/4 घरों से भी कम के पास है। तो जो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उनके पास सीवर लाइन है जो उनके घर से मल मूत्र बाहर ले जाती है, वो कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। और दिल्ली में मैं रहती हूँ तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि सड़कें हैं, सड़कों पे लाइटें हैं, बहुत सारे छोटे बड़े पार्क्स हैं। तो ये सब ही हमें इनकम टैक्स और दूसरे जो हम टैक्स भरते हैं उसी से उपलब्ध हो रहा है। अगर टैक्स को हम घटाते जाएंगे तो वही पार्क का फ़ायदा उठा पाएंगे जो इतना अमीर है कि वो अपने आसपास खूब ज़मीन खरीद के अपना बगीचा बना ले, ना कि हम पब्लिक पार्क्स बना पाएंगे। तो आई थिंक लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर सरकार अपना दायरा घटाती जाएगी तो जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो उसकी भी क्वालिटी, गुणवत्ता कम होती जाएगी। लेकिन हम बार बार सुनते हैं, चाहे जब जेएनयू का मसला आया था कि टैक्स पेयर के पैसों से सस्ते में रहते हैं, खाते हैं फ्री का, अभी भी चुनाव के समय में टैक्स पेयर के पैसों से मुफ्त बिजली दी जा रही है। अगर उस तबके को समझाना हो जो दावा करता है कि हमारे टैक्स से सब कुछ चल रहा है, उसको कैसे समझाया जाए कि नहीं, जो जिन लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं उनके लिए ज़रूरी भी है। हाँ, तो आई थिंक उनकी समझ बढ़ाने की कोशिश तो मीडिया ही कर सकता है। जबकि मीडिया उनको अगर केवल वही तबका दिखाएगा जिनकी साल भर तक शादियां होती हैं और ये नहीं दिखाएगा कि बाकियों के जीवन में रोज़ की क्या क्या स्ट्रगल है, तो लोगों के लिए अपनी समझ बनाना भी बहुत मुश्किल है। आई थिंक वो सॉलिडारिटी कहाँ से आएगी, वो समझ से ही आ सकती है जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस किताब में 9 अध्याय हैं और जब मैं पढ़ रहा था तो एक एक, चाहे वो मातृत्व वाला मसला हो, आंगनबाड़ी वाला हो, कोरोना के समय में शिक्षा का क्या हाल हुआ, काफ़ी विस्तार से हैं। तो हम चाहेंगे कि पाठक आप ज़रूर पढ़ें। और ये हिंदी में लिखी गई है, एक अंग्रेजी की प्रोफेसर, हिंदी में अनुवाद नहीं है, सीधे हिंदी में लिखा गया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। हर चैप्टर में एक चीज़ कॉमन है, लगभग सब में, टेक्नोलॉजी को लेकर आपकी चिंता। आप लिखती हैं कि डेमोक्रेसी को टेक्नोक्रेसी से बचाना एक बड़ी चुनौती है। आपको इस बात की भी चिंता है कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य टेक्नोलॉजी को फैलाने में हो रहा है,
जबकि सरकार तो दावा करती है कि तमाम योजनाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करप्शन को रोकने के लिए हो रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी करप्शन होता है, लेकिन आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी से लोगों को नुकसान भी हो रहा है। कैसे, थोड़ा अगर हमारे तो दर्शकों एक्चुअली टेक्नोलॉजी में मेरी रुचि इसलिए बनने लगी 2009-10 में, जब उस समय की सरकार जो UPA 2 की सरकार थी, उन्होंने कहा हम आधार लेके आएंगे। तो जब मैं इस किताब में टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रही हूँ तो ज़्यादातर मेरा इशारा आधार के ओर है, क्योंकि आधार को ही इन योजनाओं में ऐसे तरीके से लाया गया है जिससे लोगों का बहुत व्यापक नुकसान हुआ है। शुरुआत में उन्होंने कहा कि इससे चोरी कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन तब भी हमने जब शुरू हुआ उससे पहले हमने समझाने की कोशिश की कि चोरी जिस तरह से हो रही है वो आपकी इस टेक्नोलॉजी से नहीं बंद हो पाएगी। तो उसका मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि एक उनकी ये सोच थी कि लोग रजिस्टर में साइन करते हैं कि मुझे 35 किलो मिला, लेकिन डीलर उसको सिर्फ 20 किलो देता है। तो उनको ये लगा कि हम सिग्नेचर को फिंगरप्रिंट से रिप्लेस कर देते हैं तो ये पूरा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन जो डीलर मेरे से 35 पे साइन करवा के सिर्फ 20 दे रहा है, वो मेरे से अंगूठा भी लगवा लेगा और फिर वो 20 ही देगा। तो दिक्कत कहीं और है। दिक्कत ये है कि मेरे पास कोई कंप्लेंट करने का जरिया नहीं है जहाँ पे उस पे एक्शन हो सके। तो इस तरह से नरेगा और PDS दोनों में इसको जहाँ ज़रूरत नहीं थी फिर भी ज़बरदस्ती घुसाया गया। और एक्चुअली वो ये चाह रहे थे कि इस तरह से लोगों पे दबाव बने कि अगर नहीं एनरोल करोगे आधार में तो राशन बंद हो जाएगा, नरेगा बंद हो जाएगा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि लोग आधार अपना नंबर बनवाएं। तो अब अगर आपको आधार से कुछ मिल नहीं रहा, ये तो नहीं, तो आप क्यों जाओगे? जब आपको थोड़ा सा ये डर बैठेगा कि अगर आधार नहीं होगा तो कल स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, राशन बंद हो जाएगा, तब लोग फिर घबराहट में खड़े हो गए लाइन में। तो अब ये हुआ है सभी स्कीम्स, जैसे आपने सही कहा कि सभी स्कीम्स में आधार की वजह से अलग अलग तरह से नुकसान हुआ है। एक तो ये है कि जो सरकार कहती है सेविंग्स, आधार की वजह से बचत, इतने करोड़ों रुपए की बचत हुई है। वो ये कहते हैं कि हमारे डेटाबेस में इतने सारे लोग थे, चाहे वो पेंशन वालों का डेटाबेस हो, चाहे वो राशन कार्ड का डेटाबेस हो, जिनके नाम के आगे एक भी आधार नंबर नहीं आया। मतलब वो लोग घोस्ट हैं, वो है ही नहीं, केवल उनका नाम चल रहा है, उनके नाम से राशन खींचा जा रहा है और वो कहीं चोरी हो रहा है। और वास्तव में ज़मीन पे ये सच्चाई है कि वो उनको पता ही नहीं था कि हमें राशन के लिए आधार को जोड़ना है, या उन्होंने जोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। तो ये पेंशन में भी हुआ है, मध्याह्न भोजन स्कूल में हुआ है, जहाँ पे अब बच्चों का अगर आधार नहीं तो उनको स्कूल यूनिफॉर्म नहीं दी जा रही, या दूसरे जो उनको मिलते हैं बेनिफिट्स वो देने से मना किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके पीछे क्यों सरकार पड़ी हुई है, ये अभी तक अच्छे से स्पष्ट नहीं हुआ। और कुछ लोग जो बाहर टेक्नोलॉजी और वेलफेयर पे काम करते हैं, उनमें से एक हैं अमेरिका में जिन्होंने इसी को इस तरह से समझाया है वहाँ के संदर्भ में, कि जब वहाँ की महिलाओं को अपने हक समझ आने लगे और वो अपने हक मांगने के लिए कोर्ट जाने लगी और ये सब, तो सरकार को लगा अब तो हमारा खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के हमसे मांग करने लगेंगे। तो वहाँ की सरकार ने एफिशिएंसी के नाम पर उस पूरे प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर दिया कि अब आप ऑफिस जाके फॉर्म नहीं भरोगे, आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे। अब वो महिला जो कम शिक्षित थीं, उनके लिए जहाँ कंप्यूटर का एक्सेस नहीं था, तो फिर उनको किसी के ज़रिए जाना पड़ा, किसी पे वो निर्भर हो गई। तो इस तरह से वो नंबर थोड़े बहुत घट गए, थक गए लोग। तो ये हमने भी यहाँ पे देखा है बहुत, कि जब मातृत्व लाभ के लिए वो जाती हैं, अब वो पहले बच्चे के लिए ही हुआ करता था, अब पहला बच्चा उनका शादी के 1 साल के अंदर अंदर होने लग जाता है।
तो तब उनके आधार में अभी भी मायके का एड्रेस है, पिता का नाम है, पति का नाम नहीं है, तो फिर वो इस बेनिफिट के लिए उनको कहा जाता है कि पहले ये सुधारो, इसको सुधार के लाओगे तब फिर वो उस चक्कर में पड़ जाती है। वहाँ पे जहाँ 50 रुपए होते हैं कुछ बदलने के लिए, तो वो 100 भी मांग सकता है, 1000 भी मांग सकता है, उसकी मन मर्जी है। तो ये पहले भी जो कहा गया कि मिडिल मैन हट जाएगा आधार से, पर आधार तो अपने तरह के मिडिल मैन ले आया है। तो आई थिंक इस तरह की टेक्नोलॉजी जो चलती भी नहीं, काफ़ी राशन प्रणाली में हमने बहुत देखा है, अंगूठा लगाते रहते हैं, चलता नहीं, चाहे वो फिंगरप्रिंट उसका बदल गया है या घिस गया है या सर्वर नहीं है या किसी भी वजह से, तो ये टेक्नोलॉजी उस संदर्भ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। और दूसरा ये कि इससे जो चोरी हो रही है उसको रोकने की भी बहुत कम गुंजाइश थी। रोकने के लिए कई राज्यों ने अपने तरीके से रास्ते निकाले जो सफल भी रहे। आप उड़ीसा का जिक्र किए हैं। हाँ, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बहुत सारे राज्यों ने और बहुत क्रिएटिवली उन्होंने सोचा है। जैसे उड़ीसा में कहूँगी कि उनका जो पेंशन में प्रयोग रहा है वो सबसे सराहनीय है, क्योंकि वो जो पेंशन्स हैं वो भी एक चैप्टर है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो अभी 200 से 500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से है और फिर राज्य सरकार अपनी तरफ से देती है, तो उसमें केंद्र की तरफ से बहुत दबाव आया कि इसको आप डीबीटी करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसके लिए बैंक खाता खोलो और आधार और ये सारा तमाशा करो। अब जो पेंशन धारक है वो बूढ़े लोग हैं जी, वो बहुत सारे चल नहीं सकते, किसी को ढंग से दिखता नहीं है। दूसरी पेंशन है जो विकलांग लोगों के लिए है, उनके लिए भी इधर उधर भाग दौड़ करना मुश्किल है। तीसरी है विधवा और एकल महिलाओं के लिए। तो उड़ीसा की सरकार ने तब कहा कि हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो अभी सिस्टम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आपको चोरी की चिंता है ना, कि अगर हाथ में पैसा दिया जाएगा तो आपको चिंता है कि कोई बीच में कट ले लेगा। जी। तो हमने उसका रास्ता निकाल लिया है कि हर 15 तारीख को पंचायत में सबको पता है कि उन्हें आना है, जो भी पेंशन धारक है। पंचायत सेक्रेटरी और उसके साथ एक व्यक्ति पैसा लेके और पेंशन रजिस्टर लेके बैठते हैं और फिर एक एक करके सबका नाम बुलाते हैं, वो वहाँ पे साइन करते हैं और सबके सामने उनको 500 रुपये तब और अब 1000 रुपये दे दिए जाते हैं। अब इतने सब लोगों के सामने किसी के लिए कोई कट निकालना बहुत मुश्किल है। तो सार्वजनिक होने से, खुला होने की वजह से चोरी भी नहीं होती और जो बूढ़े लोग हैं जो इधर बहुत दूर नहीं जा पाते उनके लिए एक बहुत सहूलियत हो जाती है कि सिर्फ पंचायत तक हमें पहुंचना है, हमें हमारी पैसे मिल जाएंगे। और एक उनके लिए आउटिंग हो जाती है। आप अगर 15 तारीख को उड़ीसा के किसी गांव में जाओगे तो वो खूब आपस में गपशप भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा समय, और वो बहुत फास्ट भी है क्योंकि फिंगरप्रिंट के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत स्लो डाउन भी हो जाएगा पूरा। हो सकता है वहाँ कोई छोटा बाजार भी हो गया क्योंकि लोगों को पैसे मिल रहे हैं। हाँ, ये बहुत कम देखा है, बट इट्स ट्रू कि कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है कि फिर पकौड़े तल रहा है, कोई चाय बना रहा है। इस पे वेतन पे काफ़ी डिटेल में किताब में बात की गई है। मिड डे मील कर्मियों और आंगनबाड़ी पे भी आप काफ़ी विस्तार से लिखती हैं और एक जगह आप लिखती हैं और हम लोगों का भी अनुभव है क्योंकि हर 2-3 महीने में हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जंतर मंतर पे आती हैं। आप लिखती हैं कि जो मिड डे मील कर्मी हैं सभी राज्यों में इनका वेतन बुआई करने वाले मजदूरी से कम है और आंगनबाड़ी जो हेल्पर हैं उनका सिर्फ 2 राज्यों में कहते हैं जहां ठीक है, बाकी जगहों पे उनसे भी कम है। तो क्या सरकार की इतनी उदासीनता क्यों है? जबकि आप लिखती हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे, 1000-1200 दोगे तो कोई करप्शन तो करेगा ही, उसको अपना घर चलाना है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इतने कम वेतन में लोगों का घर नहीं चलता? नहीं, जानकारी तो ज़रूर होगी क्योंकि उन्होंने ही तय किया है। दुख की बात यह है कि हमारे जैसे लोगों के लिए वेतन आयोग है जी। लेकिन जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो रोज़ सुबह से लेके दोपहर तक या शाम तक सबके साथ अपना काम कर रही है और बहुत अहम सर्विसेज सेवाएं उन तक पहुंचा रही है, उनको इसमें नहीं शामिल या उनके लिए अलग से कोई वेतन आयोग नहीं है। क्यों कम है? तो वो जो चार्ट है उसमें बुआई की मजदूरी से इसलिए मैंने तुलना की है।
क्योंकि खेतीहर मजदूरी हम मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में सबसे कम ऐसी मजदूरी है जिससे और नीचे अगर मजदूरी जाएगी तो लोग मना कर देंगे काम जी। करने से ना, इट्स द रिजर्वेशन वेज हम इंग्लिश में कहते हैं। तो मतलब उस बिल्कुल न्यूनतम से भी कम जी मध्याह्न भोजन महिला को मिल रहा है, और सरकार कभी कभी ये तर्क दे देती है कि भाई वो तो सिर्फ आधे दिन का काम है, जी लेकिन जो महिला आधा दिन वहाँ लगा रही है उसको आधे दिन का वैसे काम तो नहीं मिलेगा जी, ना, उसका जी। तो पूरा दिन इसमें चला जाता है। कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से उसको थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन केंद्र की तरफ से वो फंसा ही हुआ है जी मामला। जी क्यों कम है? क्योंकि सरकार अपना खर्च बचाना चाहती है। क्यों बचाना चाहती है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है क्योंकि लोग टैक्स देने को तैयार नहीं है। जो सरकार को टैक्स मिल रहा है उसका सबसे पहला क्लेम सक्षम वर्ग है, क्योंकि हमें सड़कें चाहिए जिस पे हम अपनी गाड़ियां चला सकें, या हमें पार्क चाहिए, या जो भी सुविधाएं। तो जो बहुत बड़ा तबका है भारत का, उनको उनकी पूछ नहीं है इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में उनकी पूछ बहुत कम है। अभी भी आखिरी आदमी तक सरकार नहीं पहुंच पाई, पहुंच पा रही है कि नहीं? आपका थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करना कि पहुंच पा रही है कि नहीं। आई थिंक उनको सुन नहीं रही है जी मतलब, क्योंकि ये जो जिन इलाकों में हमने सारे सर्वेज किए हैं जिसके आधार पे ये किताब लिखी जी। गई है, तो वो काफ़ी दूर दराज के इलाके हैं, और वहाँ पे अभी आपको दिख जाएगा आंगनबाड़ी खुल रही है। जैसे बहुत स्वीट है, आप सुबह इन क्षेत्रों में अगर बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ के जी अगर आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु इन सारे क्षेत्रों में जाएंगे तो सुबह आपको छोटे छोटे बच्चे, जैसे स्कूल का टाइम होता है वैसे अब आपको आंगनवाड़ी के बच्चे भी देखेंगे। उनके जी। माँ बाप कभी बाइक पे बैठा के, कभी चल के, कभी आंगनवाड़ी हेल्पर उनको एकत्रित करके। तो ये सब चल रहा है, लेकिन आई थिंक लोगों को उसका अप्रिसिएशन नहीं है, जी क्योंकि जब आंगनवाड़ी पे कोई स्टोरी करता भी है तब वो यही स्टोरी करता है कि यहाँ पे जो छतुआ था, जो पंजीरी थी उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। हाँ। वो भी मीडिया का रोल है जी कि जब वहाँ पे ठीक से नहीं पहुँचाया जा रहा उसको भी हम उजागर करें। लेकिन मीडिया का रोल ये भी है कि जब चल रहा है तो उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा समझाएं। किताब में अलग अलग राज्यों की सामाजिक योजनाओं में जो बेहतर कर रहे हैं आप उनकी तारीफ करती हैं, जैसे उड़ीसा की, तमिलनाडु की, हिमाचल की भी आप जिक्र करती हैं जो पहाड़ी इलाका है। लेकिन गुजरात मॉडल जो हमारे होश में सबसे ज़्यादा उसी की चर्चा हुई, जब आप उस पर बात करती हैं तो कहती हैं कि बिहार और गुजरात कई पैमानों पे कोई अंतर नहीं है, और आप एक चार्ट भी देती हैं जिस मॉडल के आधार पर देश की राजनीति बदल गई। उस मॉडल में जो सामाजिक योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, उसमें काफ़ी पिछड़ा है क्या? हाँ, तो गुजरात एक इस तरह का एग्जाम्पल है कि उसने अपना मौका गंवा दिया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर आप 80 के दशक तक देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र भी उस श्रेणी में आता है, जो न सिर्फ वहाँ पे आर्थिक ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन उनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, वो भी उनमें भी वो काफ़ी आगे थे। तो ये टॉप 5 में हुआ करते थे दोनों राज्य। 80 से लेके 90 तक वहाँ पे कुछ कुछ बदलने लगा। उन एक तरह से उदासीनता आ गई कि भाई हम तो आगे हैं, तो हमारा तो स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ठीक है, स्वास्थ्य भी चलो ठीक है, तो उसको वो निगलेक्ट करने लग गए और बहुत ज़्यादा जोर ग्रोथ पे, केवल आर्थिक एक्टिविटी, गतिविधियों पे उन्होंने जोर देना शुरू किया। और उस निगलेक्ट की वजह से आज ये स्थिति आई है कि अगर आप गुजरात को देखेंगे, उसका रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में देखेंगे, तो वो टॉप 5 से अब नीचे फिसल के 6 to 10 में आ गया है। और जैसे जन वितरण प्रणाली में तो बहुत ही उसका, आई थिंक मुख्य राज्यों में से सबसे खराब हालत अब चोरी के मामले में वो सबसे लास्ट है। क्यों ऐसे हुआ? आई थिंक क्योंकि ये थोड़ा सा विजन में चेंज आया, तब वो 90s का ज़माना, जब ये सब मानने लग गए कि केवल ग्रोथ से सब नैया पार हो जाएगी, काइंड ऑफ अ थिंग। और जो गुजरात मॉडल की बात है, वो मेरे ख्याल से अर्थशास्त्रियों में
2014 से पहले भी काफ़ी स्पष्ट था कि वो मॉडल नहीं आप कह सकते। मतलब वो थोड़ा बहुत सोच ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हो और उसी से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखें, अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा के लोगों की हालत देखें, तो उसमें पहले से हमें पता था कि इस राह पे चलने से लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, कुछ पूंजीपतियों का या जो आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए वो ठीक है। तो आज गुजरात में असमानता बहुत है, आर्थिक असमानता, कि कुछ लोग बहुत सक्षम हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन बहुत बड़ा तबका बहुत पीछे छूट गया है। तो एक तो मॉडल रहा जिसके बारे में आप कहती हैं कि अर्थशास्त्रियों में बात चल रही थी कि कोई मॉडल नहीं है। एक नया मॉडल हाल ही में वो 2014 के आसपास से इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको दिल्ली सरकार का मॉडल था, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अभी दिल्ली मॉडल उसको कहते हैं, अभी चुनाव में हार गए हैं। उसकी भी खूब चर्चा होती है, किताब भी उस पर लिखी जा चुकी है। आप दिल्ली मॉडल को, क्योंकि किताब में इस पर चर्चा नहीं हुई है ज़्यादा, दिल्ली के मॉडल को आप कैसे देखती है? आगे चल के क्या ये भी वैसा ही होगा कि सच में कुछ है? हाँ, तो एक्चुअली ये जो एक तरह का फैशन है ना कि केरला मॉडल, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, सब अपने आप को मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वो ही प्रॉब्लमैटिक है सबसे पहले। दूसरा, मेरा काम और जो जिनके साथ मैंने काम किया है, हम लोगों ने ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर दिया, इसलिए दिल्ली पर इस किताब में ना के बराबर चर्चा है। दिल्ली का मॉडल क्या है, ये तो जो उसको मॉडल कहते हैं उनको परिभाषित करना चाहिए। मेरे लिए अगर मैं एज अ सिटीज़न कहूँ तो दो चीज़ें थी जो एक तरह से सराहनीय थी, कि इन लोगों ने स्वास्थ्य और शिक्षा को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। जब पहले आए थे तो उन्होंने ये कहा कि हम इन दो मुद्दों पे बहुत काम करेंगे। बिजली पानी भी था, वो भी आई गेस दिल्ली मॉडल है, लेकिन क्योंकि मेरा इन मुद्दों पर काम है, इसलिए मेरे दिमाग में वो दो चीज़ें बैठ गई। तो मेरे ख्याल से शिक्षा और स्वास्थ्य को राजनीतिक मुद्दा बनाना अच्छी बात थी, लेकिन उनकी समझ इन दो क्षेत्रों में क्या थी और किस तरह से उन्होंने काम किया, उस पर मैंने नहीं काम किया है। लेकिन मैं मानती हूँ कि थोड़ा अलग से भी वो कर सकते थे, कि मतलब केवल बिल्डिंग, स्कूली बिल्डिंग्स को आप अच्छे से पेंटिंग कर दें, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दें, या टीचिंग में भी आप केवल लर्निंग आउटकम्स पे जोर दें और बाकी होलसम एजुकेशन पे ना दें। तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने इन पे काम नहीं किया, औरों ने काम किया, उनका काम। आपकी किताब को पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि ये जनता का हक है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी उसी चीज़ को रेवड़ी कहते हैं, और जब चुनाव आता है, जो बीजेपी का घोषणा पत्र आता है, उसमें पहला जो वादा होता है कि दिल्ली में जो योजनाएं चल रही है हम उसको चलाते रहेंगे। मैं देख रहा था रेडियो पे विज्ञापन आ रहा था, इसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही है वो चलती रहेगी, और भी हम अलग से आपको देंगे। फिर इसमें हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है। क्या जनता भी ये देखने लगी है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जिसको पीएम की भाषा में रेवड़ी बोले, हम उसको वोट करेंगे? हमने महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, लाडली बहना योजना और तमाम योजनाएं। तो ये वोटर का पैटर्न क्या आप कुछ देख पाती हैं, समझने के लिए? तो पहले मैं ये जो कैश, महिलाओं के लिए कैश वाली योजनाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है, पहले ये तो इससे ये भी स्पष्ट होगा कि ये रेवड़ी है कि हक है। और इस किताब में यही एक आर्ग्यूमेंट है कि जब राजनीतिक पार्टी कोई भी प्रॉमिस करती है तो पहले हमें उसको समझना चाहिए कि वो किस दायरे में आएगा, और वो बहुत आसान, हमेशा आसान नहीं है। तो अब ये जो कैश वाला मुद्दा है, जिन महिलाओं को मिल रहा है 2000-1500 जितना भी कैश का प्रॉमिस है, अलग स्टेट्स में अलग है, तो वो उन महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है, ज़्यादातर महिलाओं के लिए। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या आप चाहते हैं कि वो उनका आर्थिक एम्पावरमेंट हो? तो
तो अगर आप आर्थिक एम्पावरमेंट चाहते हैं महिलाओं का, तो इसके लिए क्या ये बेहतर नहीं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा को अच्छे से चलाएं, वहाँ पे अच्छी मजदूरी दें, क्योंकि वो नरेगा की मजदूरी भी फंसी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि उसका पोषण और स्वास्थ्य अच्छा हो, जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में ये एक उद्देश्य दिया गया है, तो क्या इससे बेहतर नहीं अच्छा कि हम आंगनवाड़ी में अच्छा खाना दें, चिक्की, अंडा, इस तरह की पौष्टिक चीज़ें दें, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएं, जन वितरण प्रणाली में केवल गेहूं चावल ना देकर दालें और तेल भी दें। तो उद्देश्य अगर आपका है कि पोषण और स्वास्थ्य अच्छा हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, तो उसके जो ढांचा इस किताब में है उसके लिए वो मुझे ऐसा लगता है वो बेहतर उपाय हैं। तो मुझे अगर कोई बोले तो मैं कहूँगी कि इन चीज़ों को आप और सशक्त और मजबूत बनाओ, ताकि इनके जो उद्देश्य हैं वो फुलफिल हो सके, ना कि आप कैश दे दो। हालांकि अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर लगता है चलो कैश ही दे दो। तो एक तो ये बात है। अब ये वोटर पैटर्न का जो आपने दूसरा सवाल इसमें निहित था, तो मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने लोगों की वोटिंग पैटर्न पे काम नहीं किया है। लेकिन आई थिंक बहुत मुश्किल है कि लोग क्या क्या सोच के वोट करने जाते हैं। लाइक अगर मैं खुद के बारे में सोचूं तो मैं सिर्फ यही प्रॉमिसेस पे ध्यान नहीं दूंगी। मैं शायद ये भी देखूंगी कि मेरा कैंडिडेट कौन है, कि इस पार्टी की सोच क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें मिला जुला कर और क्षेत्रों में तो लोगों का आपस में संबंध भी होता है, तो चाहे जाति हो, चाहे गांव का आइडेंटिटी हो, चाहे जो भी आइडेंटिटी, तो लोग कैसे वोट करते हैं ये समझना मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हालांकि अब तो ये बिल्कुल सब मानते हैं कि झारखंड में ये लोग इसलिए आए क्योंकि हेमंत सोरेन ने इतना मैया योजना का किया ऐलान, MP में क्योंकि लाडली बहना थी, महाराष्ट्र। पर आई थिंक ये थोड़ा सिंपलिस्टिक है। एक जीत का पैमाना मान लिया गया। अभी बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव ने पहले ही घोषणा कर दी है। हालांकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। हाँ, तो अब मुझे नहीं पता, राजनीतिक पार्टी वालों को ज़्यादा समझ होगी इन मुद्दों के बारे में कि वो कैसे जीत पाते हैं या कैसे हार जाते हैं। मैम, लेकिन ये तमाम योजनाएं जो मुफ्त में चल रही है, खासकर दिल्ली के संदर्भ में हम बात करें, देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखिए कि तमाम राज्यों पे कर्ज बढ़ते जा रहा है, कई योजनाएं बंद करनी पड़ रही है। हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा कि योजनाओं को पैसा रोका गया लाडली के पैसों के लिए। तो जब इतना फ्री बीज, जिसको फ्री बीज भी इंग्लिश में कह रहे हैं, फ्री बीज दिया जाएगा, तो जो डेवलपमेंट के दूसरे काम होंगे उस पर भी असर पड़ेगा। और जो दिल्ली में मिडिल क्लासों से चुनाव के दौरान बात करें तो वो वही कह रहे थे कि सड़कें खराब पड़ी, आप फ्री में दे रहे हैं, बस चलवा रहे हैं, DTC घाटे में आप फ्री में बस यात्राएं करा रहे हैं। तो इसको आप कैसे, अगर किसी को समझाना हो कि भाई फ्री बीज से डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, क्या पड़ता है, थोड़ा समझाएंगे? तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें डेवलपमेंट की परिभाषा पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर लोग खुशहाल हैं तो वो ही डेवलपमेंट है ना। अगर महिला अपनी इच्छा से जी सकती है, उसके हाथ में थोड़ा कमाई है, अगर वो स्वस्थ है, उसका बच्चा स्वस्थ है, तो मेरे हिसाब से वो विकास है, वो डेवलपमेंट है। हाँ, लेकिन लोगों के मन में डेवलपमेंट है कि बिल्कुल अच्छी सड़कें हों और उस पे उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलें, तो वो तो बहुत ही सीमित तरह का इमेजिनेशन मैं मानती हूँ, और वो एक्चुअली है नहीं। अर्थशास्त्रियों के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। जब हम डेवलपमेंट की बात कहते हैं, हम समझते हैं लोग लंबा जिएं, स्वस्थ जिएं, अपनी जो पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अनुसार देश में, दुनिया में अपना योगदान दे सके, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, जो भी हो। अब एक बात सही है कि ये जो कैश वाली योजनाएं हैं खासकर, ये बहुत महंगी हैं। इसी बुक में आखिरी चैप्टर में एक चार्ट है जिसमें वो दिखाया है कि जिन योजनाओं के बारे में इसमें लिखा गया है, मातृत्व लाभ, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, जन वितरण प्रणाली, नरेगा
और पेंशन योजना, इनको अगर आप मिला के देखें तो इन पर खर्च मिला के जीडीपी का 1% के आसपास है, और वो इतना ही रहा है पिछले 20 सालों में। तो अब ये बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, हमारे अनुसार बहुत कम है। अब इसमें अगर आप ये कैश योजनाएं ला रहे हैं और उसमें इतना पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये देखने लगा है कि उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, जो पहले से जो ढांचा बना हुआ है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि आप अभी पीछे किसी ने, आप झारखंड से देखेंगे, एक वीडियो डाला है, 5 महीने से वहाँ पे वृद्धावस्था और विधवा पेंशन नहीं दी गई। और मेरे मन में उसको देख के यही सवाल आया कि क्या इसका उससे तो नहीं लेना देना, क्योंकि अब वो मैया सम्मान योजना में सारा उनका पैसा जा रहा है। तो या तो आपको दायरा अगर बढ़ाना है तो एक तो पहले आपको कर बढ़ाने पड़ेंगे, हाँ, या इनहेरिटेंस टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो। मैं ये नहीं कह रही कि आयकर ही बढ़े, और आयकर की बेस भी बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी भी 5%, 6% लोग आयकर भर रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि इतने ही लोग उस थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं जो हमारा आयकर का 3 लाख 5 लाख रुपए है? क्या देश में इतने ही लोग हैं जो जिनकी कमाई इससे ज़्यादा है? तो ज़रूर इसको बढ़ाने की गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल से दोनों ज़रूरी है। एक तो आपको अपना राजस्व बढ़ाना होगा ताकि जो सक्षम वर्ग है वो, उनके पास जो संपत्ति है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। दूसरा, ये जो कैश योजनाएं हैं, इनमें मेरे मन में एक बहुत सवाल है। हालांकि मैं मानती हूँ कि उनसे महिलाओं का बहुत फ़ायदा है, लेकिन वो ही फ़ायदा पहुँचाने के और बढ़िया तरीके हमारे इस ढांचे में हैं, जहाँ पे कानून भी बने हैं, चाहे वो पोषण, आंगनवाड़ी के द्वारा पोषण हो, या नरेगा और शहरी नरेगा जो राजस्थान में भी शुरू हुआ, उसके द्वारा आप महिलाओं को रोज़गार भी दे सकते हैं। इन कैश योजनाओं की वजह से एक अजीब तरह की स्थिति भी आई है, जैसे मध्याह्न भोजन जो पका रही है उसके 1000-2000 रुपए है, वो पूरा दिन काम करती है तो उसको 1000-2000 मिल रहे हैं, और जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही उसको आप 2000 ऐसे ही दे रहे हो। तो इनको कैसे आप इंटीग्रेट, हाँ, तो बहुत सवाल हैं। और क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज को शायद लग रहा है कि ये जीतने का जरिया है, तो वो अभी कर रही हैं, बाद में इसी की वजह से शायद उनको हटाया भी जाएगा। हाँ, जब काफ़ी कर्ज हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आज ही अखबारों में आए कि किस किस राज्यों पे कितना कितना कर्ज है, और उसमें दिख रहा है कि कर्ज काफ़ी बढ़ता जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट पे। आप अपनी किताब में जब योजनाओं का जिक्र करती हैं, वेलफेयर योजनाओं का, तो आप कहती हैं कि जो यूपीए सरकार थी 2004 से 14 के बीच, उस बीच जो योजनाएं आई वेलफेयर के लिए, उसमें एक कानूनी हक था जनता का कि ये मुझे मिलेगा, मेरा हक है। एनडीए के दौरान वो नज़र नहीं आता कि ये मेरा हक है, चाहे वो किसान का 6000 हो, या शौचालय की योजना या घर की योजना हो। इसका नुकसान क्या हो सकता है जो जनता है, और ये क्यों नहीं कानूनी हक दिया गया? अगर आप थोड़ा इसके अंतर को समझें। हाँ। हक क्यों नहीं दिया गया इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हक ना होने की वजह से सिर्फ योजना चलाने से एक दिक्कत ये है कि देश में इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी क्षमता है वो काफ़ी, खासकर उत्तर भारत में ढांचा काफ़ी कमज़ोर है। अगर आप हर साल नई योजना ले आएंगे तो जो ज़मीन पे उसको उतारने की जिनकी जिम्मेदारी है उनको सीखने का ही नहीं मौका मिलेगा। एक तो ये, तो आप ज़मीन पे ठीक से उतार ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे तो ये काफ़ी रहा है ना कि 1 साल आयुष्मान भारत है, उससे पहले पीएम किसान है, या उसके बाद पीएम किसान है, उससे पहले उज्ज्वला है, उससे पहले स्वच्छ भारत है। तो हर साल एक बड़ी घोषणा हो जाती है, पर उसको नीचे उतारते उतारते लोगों को समझने, क्रियान्वयन करने में समय लगता है। दूसरी तरफ लोगों को भी मौका नहीं मिलता कि वो अपने हक समझें। उनके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, उनको भी सीखने समझने का थोड़ा समय होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हक होने का ये फ़ायदा है कि लोग उसको समझेंगे, अपने हक मांगने के लिए सक्षम होंगे, और उसके क्रियान्वयन में फिर उससे मदद भी होगी। जी,
और वैसे भी आई थिंक ये जो जिस ढांचे के बारे में इस किताब में लिखा है, जन्म से लेके मृत्यु तक, जी आई थिंक वो तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। मतलब बाकी देशों में भी इस तरह के हस्तक्षेप सरकार करती है जी कि जब बच्चा पैदा हो उससे पहले माँओं को समर्थन, बच्चा पैदा होने पर स्वास्थ्य की सुविधाएं, फिर शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और फिर जब लोग बड़े होते हैं तो अलग अलग तरीके से उनको इकोनॉमिक सपोर्ट, जैसे पहले डोल्स हुआ करते थे, अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो उन्हें कुछ सरकार की तरफ से अभी वो ढांचा वहाँ भी ढीला हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ वो ना हो कि हमने नरेगा बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं है, तो हमने ये कहा कि अगर आपको कहीं और रोजगार नहीं मिलता तो आपके लिए ये रोजगार आपके गांव में उपलब्ध रहेगा। तो आई थिंक हक वाला जो ढांचा है उसको, एक तो लोगों का हक है सबसे पहले, और दूसरा अगर उसको हक के रूप में माना जाता है तो उसको अच्छे से चलाने में भी मदद मिलती है। नरेगा का एक उदाहरण है कि जब 2014 में एनडीए की सरकार आई तो एक काफ़ी ऐसे लग रहा था कि वो कानून को बदल देंगे, नरेगा को बदल देंगे। पहले राजस्थान में कहा गया कि इसको योजना के रूप में क्यों नहीं चलाते, कानून की क्या ज़रूरत है। फिर दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री थे ग्रामीण विकास के, उन्होंने कहा कि हम इसको केवल 200 ज़िलों में चलाएंगे। तो ये काफ़ी उस समय उसका विरोध भी हुआ और इसकी वजह से फिर सरकार उसको पार्लियामेंट में संशोधन के लिए नहीं लाई। अब वो हक होने की वजह से संशोधन नहीं हो पाया, वो बच गया जी। और वो अच्छा बचा, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो आप देख सकते हैं कि उसका कितना लोगों को उसकी वजह से कितनी मदद हुई। उसी तरह जो खाद्य सुरक्षा का कानून है जिसमें जन वितरण प्रणाली है, उसी के बेसिस पे लोग बच गए ना सरकार के दौरान। हाँ, क्योंकि उसी समय ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई, उसी को उन्होंने नाम बदल के चलाया और लोगों तक काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाया। तो मेरे ख्याल से लोगों के हकों को समझना ज़रूरी है, और उस हक के ढांचे में क्या क्या आएगा उस पे हम राजनीतिक चर्चा कर सकते, मतलब एक पॉलिटिकल डिबेट है, उसके लिए हमें आपस में बात करना ज़रूरी है। किताब में तो हर मसले पे काफ़ी विस्तार से बात की गई है, और लेकिन एक चैप्टर है लॉकडाउन पे, कोरोना पे अब काफ़ी विस्तार से शिक्षा पे लिखी है। और हम लोग तब देख रहे थे कि कैसे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे थे और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी, प्राइवेट में घटी, क्योंकि काफ़ी लोगों के इनकम पे भी असर पड़ा। आप लिखती हैं एक जगह पे कि नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना लॉकडाउन असमानता का बूस्टर डोज है। इसको आप जो असमानता उसका बूस्टर डोज बताती हैं। समय हो गया, लॉकडाउन को बीते हुए भी एक समय हो गया, नोटबंदी को गुजरे हुए समय हो गया। ये जो असमानता आई थी लोगों के बीच, इनकम की हो या जिस भी तरीके की, उसको सरकारी मदद से कितना पाटा गया है, कितना उसको कम किया गया है, या डिफरेंसेस बढ़ ही रहे हैं? तो मैंने उनको बूस्टर डोज इसलिए कहा है क्योंकि तीनों चीज़ों से जो सबसे कमज़ोर वर्ग था उनके ऊपर सबसे बड़ी गाज पड़ी। नोटबंदी में हम लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते थे, तब आम जनता नहीं कर पा रही थी, तब की बात है। जीएसटी से भी जो असंगठित क्षेत्र है उस पे ज़्यादा असर पड़ा, वो पहले बैठ गया, उसको उभरने में थोड़ा समय लगा। और लॉकडाउन में भी हमारे जैसे लोग तो आराम से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हमारी तनख्वाह तो वैसे की वैसे आ रही थी, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर थे या दूसरी नौकरियां कर रहे थे उनके लिए बहुत दिक्कत आई। तो इसकी वजह से ये था कि हम जहाँ थे वहीं लगभग रहे और बाकी सब काफ़ी उनकी हालत खराब हो गई। अब सरकार ने क्या किया, तो मेरे हिसाब से अगर आप बाकी देशों से तुलना करें, अमेरिका जैसे कंजूस माने जाने वाले देश से भी तुलना करें, वहाँ पर भी सरकार की तरफ से जो समर्थन लोगों को दिया गया वो जीडीपी का 5% से ऊपर ही था। वेरस इंडिया में उस समय 1 से 2% था। वो भी मेनली ये था कि थोड़ा सा नरेगा का बजट बढ़ा और जो राशन मिलता था लोगों को उसको दुगना कर दिया गया, और जो एक्स्ट्रा 5 किलो था उसको मुफ्त, उस समय मुफ्त कर दिया गया। वैसे भी लोग 1, 2, 3 रुपए दे रहे थे, तो वो खास नहीं था। तो जो मेन तो समर्थन इन 2
के द्वारा, उसके अलावा भी छोटी मोटी थी, लेकिन वो सब मिला जुला के 1 से 2% के बीच ही था, और फिर उसे तुरंत बंद भी कर दिया गया। तो उस तरह से अगर आप देखें तो हमने जितना करना चाहिए नहीं किया। मुझे से लग रहा है कि दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों में असमानता पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को फिक्र नहीं लग रही, ना ही आर्थिक रूप से इसका क्या नुकसान होगा उसके बारे में सोचा जा रहा है। और एक नैतिक सवाल भी है कि आप यहीं बाहर आप चले जाएंगे तो लोग किस हालत में एक अच्छी कॉलोनी में हम रहते हैं, गुजरते हैं, और वहीं पर लोग बिल्कुल गर्मी में, धूप में, बारिश में, सर्दी में सारा दिन लगे रहते हैं, और उनकी कमाई फिर भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपसे बता रहा था ना, वो मयूर विहार के ब्यूरोक्रेट अपार्टमेंट के वहाँ से 500 नहीं, आधे किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूरी पे त्रिलोकपुरी पड़ता है। और मैं वहाँ से रिपोर्टिंग करके त्रिलोकपुरी गया था। वहाँ पे जो कॉलोनी है वहाँ पे जो लोगों का जीवन था, यहाँ पे मैंने शिकायतें सुनी, और वहाँ पे मैंने देखा कि गली है, लोगों के घर हैं, और वो सीवर से लेटरिन बाहर निकला हुआ है पीला पीला, और घरों के बाहर फैला हुआ है। और वहाँ कुछ साउथ इंडियन लोग थे जो अपने घर के बाहर वो स्वास्तिक बनाते हैं, और वो स्वास्तिक बना हुआ है। तो अंतर देख लीजिए कि आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितना अंतर आ जाता है। दोनों के दुख अलग अलग हैं। नहीं, और आप जो पहले भी विवरण दे रहे थे ना कि उनके बिल्कुल कॉलोनी के बाहर ही सब शुरू हो जाता है केओस। तो मतलब लोग अपना देख रहे हैं, अपने नाक से आगे नहीं देख रहे हैं। आई थिंक वो सोच, वो सोशलाइजेशन थोड़ा सा शायद बदल। लेकिन ये शहरों में तो कथित मिडिल क्लास की परेशानी। हम गांव में, खुद बिहार का रहने वाला हूँ, तो जब से ये जन वितरण प्रणाली में राशन बढ़ाया गया और कोविड के टाइम में मुफ्त दिया गया, तो हमने गांव में लोगों को कहते सुना कि अब मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, फ्री का मिल रहा है, खाने को दिक्कत नहीं, मज़दूर काम पे नहीं आ रहे हैं। आप छोटे शहरों में जाती हैं अपने रिसर्च के लिए, हमने देखा कि आप झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु तमाम जगह पे गई है, आपको भी ये सुनने को मिला कि फ्री का राशन मिल रहा है तो कम मज़दूर नहीं मिल रहे हैं? हाँ, तो मैं उसको एक अलग तरह से इंटरप्रेट करती हूँ कि जब लोग जिनको मज़दूर चाहिए वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो पैसे दिहाड़ी वो 10 साल पहले देते थे, 5 साल पहले देते थे, उसी रेट पे आज भी मजदूर मिल जाए। तो अब वो ऐसे तो चलेगा नहीं, मजदूर के लिए भी गरीबी है, और सॉरी इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो उसकी जो वेजेस हैं उसको भी बढ़ना ज़रूरी है और व्यवहारिक है। तो लोग क्योंकि उनकी दर नहीं बढ़ाना चाहते, तब वो कहते हैं कि मज़दूर नहीं मिल रहे। उनका मतलब है जो 3 साल पहले की मजदूरी थी उस पर आज कोई नहीं मिल रहा। अगर वो 600-800 रुपए देंगे तो उनको मिल जाएगा मजदूर। तो आई थिंक वो चावल जो मुफ्त का अनाज है वो खाली थोड़ा बहुत उनको उनके लिए कॉम्प्लिकेट कर रहा है। पर अगर आप डेटा भी देखें, और जो खेती हर मजदूरी का एक चार्ट भी है, शायद बुआई में या कटाई में कोई भी आप देख लो, तो पिछले 10 सालों में स्टैग्नेट हुए हैं वेजेस। तो ये रियल टर्म्स में तो मतलब वो उसमें कोई बढ़त नहीं आई। तो ऑब्वियसली लोग इतने कम में रहने के लिए खुश तो नहीं है ना। जिसकी 1000 रुपये सैलरी है वो 10,000 की उम्मीद रखेगा और उसकी कोशिश करेगा। एंड आई थिंक गरीबों में भी यही है। जो सबसे नीचे है वो ऐसे तो नहीं है 5 किलो में खुश होके घर पे और भी तो लगता है, तेल लगता है, सब्जी लगती है, सिर्फ चावल और गेहूं तो से तो उनका थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर शायद बढ़ गया हो, मजदूर वर्ग का। शायद अनाज मुफ्त मिलने से बार्गेनिंग पावर बढ़ा हो, लेकिन वो डेटा में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा। अगर आप डेटा देखें बुआई का, कटाई का, खेती हर मजदूरों का, तो वो रियल टर्म्स में उनकी वेजेस स्टैग्नेट कर रही हैं। किताब के बारे में और जो, क्योंकि हमारी बात काफ़ी लंबी हो गई है और हम चाहेंगे कि आप किताब पढ़ें, क्योंकि आपको बहुत सारा कुछ नया जानने को मिलेगा। ये मिड डे मील में जो बिस्किट वाले जो कॉरपोरेट है कैसे घुसने की कोशिश किया, जब मैं जाना तो अरे ये ऐसा भी होता है कि कॉरपोरेट कहाँ कहाँ एंटर लेने की कोशिश करता है। किताब में जो कुछ है, अगर मैंने कुछ ना पूछा हो और आप बताना चाहती हैं तो कृपया बताएं। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, वो आपके एक पहले वाले उससे भी जुड़ा हुआ है कि
यूपीए के जो पहले 5 साल थे ना जी उसमें इन योजनाओं पे थोड़ा सा बजट बढ़ा, जी और तब से मुझे ऐसे लग रहा है कि जो निजी क्षेत्र है उसकी नज़रें इस क्षेत्र पे टिकी हुई हैं जी कि अगर सरकारी बजट इन पे बढ़ रहा है तो हमें भी इसका एक हिस्सा मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। तो वो मध्याह्न भोजन में बिस्किट एक एग्जाम्पल था। और अभी मुझे ऐसे लगता है कि जो इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो भी उसी का एक एग्जाम्पल है। हर चीज़ में स्मार्टफोन, हर चीज़ के लिए ऐप। अभी नरेगा में वो कह रहे हैं कि आइरिस स्कैन करके हाजिरी ली जाएगी, ड्रोन्स के द्वारा उसकी निगरानी होगी कि मज़दूर वास्तव में काम कर रहे हैं कि नहीं। मतलब जितना खर्च आप नरेगा पे नहीं कर रहे उसका उससे ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज़। तो मुझे से कभी कभी शक होता है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि ये वाला खर्च एक ज़रिया बन गया है कि निजी क्षेत्र तक भी फ़ायदा पहुंचाया जाए और जो उसका मेन उद्देश्य है वो कहीं खो ना जाए। जी किताब पे से अलग 2 सवाल है मेरे मन में। आपका पूरा आपकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई है, जितना किताब पढ़े मैंने देखा। हाँ। और आपकी पूरी ट्रेनिंग इंग्लिश की है। हाँ। पहली बार आपने हिंदी में किताब लिखा है, अनुभव क्या रहा हिंदी के शब्दावली? क्योंकि 2-3 उदाहरण मुझे लगे आपका जो पंचिंग है, पंच जो आपने राइटिंग के जरिए, वो ये कि तथ्यों के अभाव में 2-3 लाइन में मार्क किया, तथ्यों के अभाव में सबसे बुलंद आवाज़ वाले व्यक्ति का सत्य सबका सत्य हो जाता है। ये नहीं लग रहा था कि कोई पहली बार हिंदी लिख रहा हो या हिंदी में, तो ये थोड़ा बताइए कि हिंदी में लिखते हुए आपका अनुभव कैसा रहा? तो एक्चुअली मेरी ज़्यादातर पढ़ाई तो यहीं हुई है। मतलब सिर्फ एमफिल के 2 साल बाहर थे, पर बीए तक यहाँ था बड़ौदा में, फिर एमए और पीएचडी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। लेकिन हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं है, वो सही बात है, पूरी इंग्लिश में हुई है। 3-4 साल पहले एक्चुअली कोविड के दौरान ही दैनिक भास्कर ने मुझे एक मौका दिया कि आप हर 2 हफ्ते हमारे लिए एक कॉलम लिखिए। तो शुरुआत में मैं इंग्लिश में लिख के भेज रही थी, वो मुझे ट्रांसलेशन भेजते थे, फिर मैं उसको चेक करते थे। फिर मुझे लगा इतना करने से अच्छा तो मैं ही ना लिख दूँ हिंदी में। तो ऐसे धीरे धीरे हिंदी में लिखने की आदत डली। और फिर पिछले साल मुझे सबैटिकल जब मिला तो मुझे लगा कि अब जो सबैटिकल का समय है उसको मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँ। आमतौर पे लोग इंग्लिश में किताब लिखते हैं, तो मुझे लगा चलो हिम्मत करके इसको हिंदी में, इस सारी जानकारी को हिंदी में उपलब्ध करवाऊँ। जी जी, तो काफ़ी अच्छी किताब बन पड़ी है। शुक्रिया आपको इतनी बेहतर किताब लिखने के लिए। और ये किताब राजकमल प्रकाशन से आई है और अभी काफ़ी चर्चा में भी है, क्योंकि अभी रेवड़ी और उसकी वो हक है कि नहीं उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो आप किताब पढ़ सकते हैं। धन्यवाद मैम, हमें इतना सारा समय देने के लिए। इतने अच्छे से पढ़ने के लिए थैंक यू।